महाराष्ट्र की सियासत लगातार बदल रही है, कैसे अजीत पवार के निधन के साथ ही एक नई तरह की जो सियासत है वो महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है और शरद पवार की सियासत अब क्या कहेगी। महायुति में अजीत पवार जिस तरीके से बहुत कंफर्टेबली काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये डर लग रहा होगा कि अगर शरद पवार शामिल हो जाते और अजीत पवार नहीं है तो शरद पवार फिर पूरी पार्टी को हाईजैक कर लेंगे और भविष्य में क्या शरद पवार फिर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं या क्या राजनीतिक समीकरण बनेगा। तो मुझे लगता है पहले अभी फिलहाल शरद पवार को दूर रखने की रणनीति बनी है। अजीत दादा पवार के निधन के बाद मराठा समुदाय कहीं एकनाथ शिंदे को अपना नेता न मानने लगे। बिल्कुल, क्योंकि आज मराठाओं में सबसे बड़ा चेहरे दी कोई है तो एकनाथ शिंदे जी। अगर पूरी की पूरी पार्टी शरद पवार के पास चली गई तो फडणवीस के लिए आगे थोड़ा मुश्किल हो जाता एनसीपी को मैनेज करना। शरद पवार जी कुछ कर नहीं पाएंगे। उनका जो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि परिवार में फिर एक कोशिश होगी आ जाए और एनसीपी एक ही हो जाएगी, एक ही है और वो रहेगी अजीत पवार वाले गुट के साथ ही। शरद पवार जी का अब एक ही है, सुप्रिया सुले को कैसे क्या करें। अब ये तो शरद पवार जी को सोचना है कि वो एनडीए में जाकर के एनडीए के पिछलग्गू बनाते हैं सुप्रिया सुले को और अपनी पार्टी को, या अपोजिशन की स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं। शरद पवार एक समय में मराठा योद्धा, मराठा नेता और शेर जरूर थे। अब वो हाथी की भूमिका में, और हाथी तो मरा भी हो तो 1.25 लाख का होता है, तो उनकी महत्व बना हुआ है लेकिन शक्ति नहीं है। बीएमसी चुनाव के बाद लगा कि शायद अब, या नगर निकाय चुनाव के बाद लगा कि शायद अब महाराष्ट्र की चर्चा थोड़े दिनों नहीं होगी, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसा ही होता जा रहा है जिस पर कि चर्चा करना लाजमी हो जा रहा है। इस हफ्ते महाराष्ट्र के एक बड़े नेता जो कि एक हवाई दुर्घटना में जिनका निधन हो गया, उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत थोड़ी सी बदली दिखाई पड़ी। हादसा दुखद था। एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं है। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में क्या थे ये उनके अंत्येष्टि के अगले दिन से ही पता चल गया, क्योंकि लगातार एनसीपी की जो राजनीतिक जो पार्टी के भीतर की बॉडी है वो जिस तरह से एक्टिव हुई, ऐसा लगा कि अब महाराष्ट्र में फिर कुछ होने वाला है। और हुआ कुछ वैसा ही। एनसीपी की जो पूरी फ्रंट लाइन की टीम है वो मिलने पहुंची मुख्यमंत्री से और उन्होंने कहा कि चूंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार थे इसलिए ये वाला हिस्सा भी हमारे हिस्से ही आना चाहिए। कैसे महाराष्ट्र की सियासत लगातार बदल रही है, कैसे अजीत पवार के निधन के साथ ही एक नई तरह की जो सियासत है वो महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है और शरद पवार की सियासत अब क्या कहेगी, ये और इस तरह के तमाम सवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं, उसी का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, आराकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। चूंकि समीर जी हमारे साथ हैं इसलिए शुरुआत समीर जी से ही करेंगे। समीर सर, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एनसीपी के कैसे प्रफुल्ल पटेल मुलाकात करने जा रहे हैं। मैं ज़रा टू द पॉइंट ये पूछूंगी कि शरद पवार क्या बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे जिस विलय की बात कही जा रही है? देखिए, लगभग ये खबर कल से भी चल रही थी कि दोनों के बीच विलय की तैयारी हो गई थी। अभी जो परिषद के चुनाव है उसका 9 तारीख को जो परिणाम आएगा फरवरी को, उसके बाद घोषणा होनी थी। और आज शरद पवार ने भी कहा कि लगभग हमारी सहमति बन गई थी। लेकिन जो आज डेवलपमेंट हुआ है कि अब शरद पवार का भी आज बयान आया है कि जो सुनीता पवार शपथ ग्रहण कर रही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है और ये अचानक से निर्णय लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो ये तय हुआ, जो प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने सुनीता पवार के साथ मिलकर तय किया, इसमें शरद पवार की भागीदारी नहीं रही। इसका मतलब यह है कि फिलहाल जो विलय की चर्चा थी उससे कुछ समय के लिए विराम लगा दिया गया। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सूट करता होगा कि विलय इतने जल्दी ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि महायुति में अजीत पवार जिस तरीके से बहुत कंफर्टेबली काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये डर लग रहा होगा कि अगर शरद पवार शामिल हो जाते और अजीत पवार नहीं है तो शरद पवार फिर पूरी पार्टी को हाईजैक कर लेंगे और भविष्य में क्या शरद पवार फिर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं या क्या राजनीतिक समीकरण बनेगा। तो मुझे लगता है पहले अभी फिलहाल शरद पवार को दूर रखने की रणनीति बनी है। और यह तय था कि अजीत पवार नहीं है तो सुनीता पवार जो राज्यसभा की सांसद है वो प्रदेश की राजनीति में लौटेगी और मुझे लगता है कि वो फैसला लिया गया है। आज विधायक दल की बैठक है, सुनीता पवार शपथ ग्रहण करेगी। प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या जो अजीत पवार के पास विभाग थे वो सारे विभाग सुनीता पवार को मिलेंगे। वित्त मंत्रालय को लेकर अभी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि अभी 10 मार्च को महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट पेश होगा।
सुनीता पवार को बहुत वित्त मंत्रालय का अनुभव नहीं है, मंत्रालय का ही अनुभव नहीं है, राजनीति का भी बहुत अनुभव नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस वित्त मंत्रालय फिलहाल अपने पास रखे और वो बजट प्रस्तुत करें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई एनसीपी ने कहा है कि जो सारे विभाग अजित पवार के तहत वो सारे विभाग सुनीता पवार को दिए जाए। तो अभी वित्त मंत्रालय पर फैसला होगा कि वो वित्त मंत्रालय मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन अब फिलहाल तय है कि महायुति के साथ ही एनसीपी रहने वाली, और ये पहले से तय का। शरद पवार का भविष्य क्या होगा, क्या इसका विलय होगा, क्या विलय होने के बाद शरद पवार मार्गदर्शक की भूमिका आ जाएंगे, सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी, सुनीता पवार प्रदेश की राजनीति में लौटेगी, और सुनीता पवार की जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उस पर उनके बेटे पार्थ पवार जो 2019 का लोकसभा चुनाव मावल से हार गए थे वो राज्यसभा जाएंगे। तो संभावना यह है कि अब सुनीता पवार प्रदेश की राजनीति में लौट रही है तो बेटे को राज्यसभा भेजा जाएगा उनकी जगह, और सुनीता पवार बारामती से अजित पवार की सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो अब लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल सरकार में शामिल जरूर हो रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती सुनीता पवार के सामने भी होगी कि अपने 40 विधायकों को बचाकर रखना, अपने एमएलसी को बचाकर रखना, और पार्टी में शरद पवार का कोई हस्तक्षेप ना आए। तो तमाम समीकरण भी बहुत चुनौती सामने होगी। सिर्फ मंत्री बनने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे बड़े नेता है, ऐसे विधायक भी जिनको अजित पवार ने प्रॉमिस किया था कि 1 साल बाद मंत्रिमंडल का जो रिशफल होगा उसको मैं मंत्री बनाऊंगा। तो जो विधायक मंत्री बनने के लिए दावेदार थे, क्या वो मंत्री बनेंगे, क्या कैबिनेट में फिर रिशफल होगा, क्या इसमें अब अजित पवार नहीं तो पार्टी की टूट की जो संभावना नजर आ रही है, क्या सुनीता पवार उससे पार्टी को एकजुट रख पाएगी, क्या इसमें भारतीय जनता इस एनसीपी के इस आपदा में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कोई अवसर देकर कोई बड़ा टूट कर सकती है, एकनाथ शिंदे क्या इसमें कोई अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। तो अभी राजनीति बहुत बदलेगी। अभी 48 घंटे से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 72 घंटे हुए। सुनीता पवार आज शपथ ग्रहण करेगी, उसके बाद तय होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति कैसे आकार लेती है। फिलहाल ये तय है कि एनसीपी महायुति के साथ बने रहेगी। शरद पवार अगर आते हैं तब भी वो इसके साथ बने रहेगी। शरद पवार खुद राज्यसभा नहीं जाएंगे, लगभग तय हो गया फिलहाल। राकेश सर, इतना स्मूथ दिख रही है चीजें। प्रफुल्ल पटेल आते हैं, मुलाकात करते हैं, मैं पार्टी की जिम्मेदारी संभालूंगा, सुमित्रा जो है वो बारामती देखेंगी, और उसके बाद अब सारी चीजें ठीक हो गई, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सुमित्रा अगर दिखाई पड़ेंगी तो जिस तरीके से अजीत पवार जितना एक्टिवली अपनी बात करते रहे, रखते रहे, फडणवीस के लिए भी वो एक सॉफ्ट मामला है। लेकिन क्या फ्रंट लाइन छगन भुजबल को ले लीजिए, तटकरे को ले लीजिए, या प्रफुल्ल पटेल को ले लीजिए, ये लोग इतना शांत बैठ जाएंगे क्या? देखिए, 90 के दशक में कांग्रेस भी इसी तरह के संकट में फंसी थी, और तब पार्टी ने तय किया था कि सूर्या जी को पार्टी कमान सौंपी जाए, और आज एनसीपी भी उसी तरह के संकट का सामना कर रही है। तो जो आप बात कर रहे हैं, तो ये निर्णय कि सुनेत्रा जी डिप्टी सीएम बने या नहीं बने, ये निर्णय देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, सुनील तटकरे मिल के किए हैं, और ये तय हुआ कि एनसीपी को बचाना भी जरूरी है। और एनसीपी को बचाना क्यों जरूरी है, ये मूल प्रश्न है। इसलिए जरूरी है कि आज जो महाराष्ट्र का मराठा समुदाय है वो नेतृत्व विहीन हो गया है। मराठा समुदाय का शरद पवार के बाद यदि कोई सबसे बड़ा चेहरा थे तो वो थे अजित पवार। तो आज जो भले ही हम उसको छोटा पॉकेट में लेकर चले कि पश्चिम महाराष्ट्र में मराठा ज़्यादा प्रभावी हैं, लेकिन मराठा आज अनाथ जैसी स्थिति में खड़ा हो गया है। ऐसे में यदि सुमित्रा जी को सामने नहीं लाया जाता तो पार्टी और मराठा समुदाय दोनों के लिए एक समस्या पैदा होती। दूसरी, यदि सुमित्रा जी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता और जिन लोगों का आपने नाम लिया उनमें से किसी को भी डिप्टी सीएम बनाया जाता तो पार्टी के अंदर विद्रोह की आशंका टूट आ जाती। बिल्कुल। तो इसलिए पार्टी और अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, लेकिन पार्टी की कमान सुमित्रा जी के हाथ में सौंपी गई, इसीलिए कि अभी हमें एनसीपी को संरक्षित रखना, पार्टी बचानी है। विलय बाद की बात, पार्टी बचानी, अभी पार्टी को बचाना है। और पार्टी को बचाने के साथ मराठा समुदाय को यह मैसेज देना है कि एनसीपी में अजीत दादा के नहीं रहने के बाद भी आपकी सम्मान, राजनीतिक इच्छा और संरक्षा एनसीपी देखेगी। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो आज पैदा हुआ है वो ये कि अजीत दादा पवार के निधन के बाद मराठा समुदाय कहीं एकनाथ शिंदे को अपना नेता न मानने लगे। बिल्कुल। क्योंकि आज मराठाओं में सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई है तो एकनाथ शिंदे जी का है। क्योंकि शरद पवार के पास अब मराठा समुदाय इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उनकी चलाचली की बेला है, राजनीति में वो काफ़ी सुस्त हो चुके हैं। ऐसे में अजीत दादा पवार के बाद यदि कोई चेहरा मराठा के पास है वो है एकनाथ शिंदे का। तो एनसीपी में जो भी घटनाक्रम आपको बाहर दिख रहा
उसकी बजाय जो अंदर घटनाक्रम चल रहा है वो ज़्यादा important वो ये है कि हमें एनसीपी को बचाना है और मराठा समुदाय हमारे पास से छिटकने न पाए, ये पूरा प्रयास करके चलना है। इसलिए सारी कसरत जो चल रही है, सुनेत्रा जी को डिप्टी सीएम बनाना, बेटे को राज्यसभा में लाना और एकनाथ शिंदे जी को अपनी जगह पे रोक के रखना, ये सारी कसरत जो है उस कसरत में देवेंद्र फडणवीस जी भी शामिल है। बिल्कुल, जिस तरीके से राकेश जी कह रहे हैं कि पार्टी को बचाने की कवायद इस वक्त ज़्यादा चल रही है और वो मराठा वोटर्स जो कि एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, शायद इसलिए ये सारी कवायद है और इसमें फडणवीस भी साथ नजर आते हैं। पूर्णिमा मैम, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त दिखाई पड़ रही है, अंत्येष्टि के अगले दिन सारी कवायद, मेल मुलाकात, सब कुछ शुरू हो गया। वो भय, वो डर, क्या ऐसा है कि शरद पवार की ओवरशैडो में कहीं ना चला जाए पूरा एनसीपी का ये वाला हिस्सा? क्योंकि अब तो पूरी दुनिया ही अलग है ना। उद्धव और राज जब उससे अलग हुए तो वो दुश्मनी जैसा था, पर यहाँ परिवार है। यहाँ शरद पवार भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। तो परिवार पार्टी के बीच की ये जो पॉलिटिक्स फंसी हुई है, कैसे देख रही है? देखिए प्रतीक्षा, जो सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का इतना आनन फानन में फैसला हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, देवेंद्र फडणवीस की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि अदरवाइज अभी तक, जब तक ये नहीं फाइनल हुआ कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी, तो क्या चर्चा चल रही थी कि अजीत दादा की ये आखिरी इच्छा थी कि दोनों एनसीपी एक हो जाए, और दोनों के एक हो जाने का मतलब यही होता कि शरद पवार फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते, जो कि देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं चाहेंगे। अगर पूरी की पूरी पार्टी शरद पवार के पास चली गई तो फडणवीस के लिए आगे थोड़ा मुश्किल हो जाता एनसीपी को मैनेज करना, क्योंकि शरद पवार की पॉलिटिक्स तो जितनी मतलब पुरानी और बिल्कुल घुटी हुई पॉलिटिक्स है, देवेंद्र फडणवीस तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो फिलहाल उनकी जो प्रायोरिटी थी कि दोनों जो एनसीपी फैक्शन है उनको मिलने नहीं देना है, और इसीलिए एकदम अनाउंस कर दिया गया सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का। मतलब सोचिए, जिस क्रिमेशन के 3 दिन भी नहीं हुए हैं और वो शपथ लेने जा रही हैं, ये 10 दिन वेट भी कर सकते थे। 12 दिन 13 दिन का हमारे यहाँ वो होता है, संस्कार होते हैं। लेकिन जिस जल्दी में उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, उनके बेटे को राज्यसभा में भेजने की तैयारी की जा रही है, तो मतलब इसका यही है कि उनको किसी तरह उस फैक्शन को अपने पाले में बनाए रखना है। क्योंकि शरद पवार के हाथ में कमान अगर चली गई एनसीपी की, तो फिर वो देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल हो जाएगी। जहाँ तक अजीत पवार की बात है, अजीत पवार की लेगेसी देखिए, जब वो थे तो जरूर पवार नाम का उनको, और उनकी लीडरशिप थी एक मतलब बहुत बड़े मराठा सेक्शन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी थी। लेकिन वो पकड़ आज की डेट में सुनेत्रा पवार क्या कायम रख पाती, क्या प्रफुल्ल पटेल उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये सब बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा शरद पवार के फैक्शन को मिल जाता। दोनों फैक्शन अगर मिल जाते तो फिर से वो जो डोर है फडणवीस, उस पतंग की डोर फडणवीस के हाथ से निकल जाती। तो इसीलिए बीजेपी की तो अभी मंशा यही रहेगी कि दोनों मिलने ना पाए। लेकिन अब शरद पवार की पॉलिटिक्स का आगे क्या होता है हमें देखना होगा। एक बहुत बड़ा तबका है एनसीपी अजीत पवार फैक्शन का जो चाहता है कि विलय हो जाए। अब वो आगे कैसे अनफोल्ड होगा, क्योंकि विलय हो भी जाएगा तो मुझे ये नहीं लगता है कि शरद पवार सरकार से बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। पहले भी उन्होंने बाहर से समर्थन बीजेपी का किया हुआ है, अभी भी कोई नेशनल इलेक्शन है नहीं। शरद पवार की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है, वो जब सूट करता है इधर आ जाते हैं, जब सूट करता है उधर चले जाते हैं। तो अभी जब लेकिन तक बीजेपी की बोली बोलेंगे, ये एक बड़ा बीजेपी की बोली वो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ा परोक्ष रूप से समर्थन करके सरकार चलाने में वो खड़े हो सकते हैं, और उसमें उनको कोई उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आएगी, और लोग भी बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। शरद पवार की पॉलिटिकल लिगेसी वही है। तो अभी फिलहाल फडणवीस चाहेंगे कि वो सिचुएशन ना आए, वो सिचुएशन ना आए, शरद पवार अभी किनारे रहें, और जैसे अभी तक चल रहा था अजीत पवार फैक्शन के साथ इक्वेशन वो चलता रहे। रामकृपाल सर, जिला पंचायत के चुनाव थे, अजीत पवार जा रहे थे और दुर्घटना हुई, उनका निधन हुआ। उनके बारामती से, पुणे से, आसपास के इलाके से बहुत सारे जो उनके समर्थक थे वो कहते दिखे कि दादा चले गए, भाई चला गया, शादी कौन कराएगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा। ये जितना कनेक्ट अजीत पवार ने अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से बनाया था कि इतनी मजबूत स्थिति में वो थे कि इतनी बार डिप्टी सीएम, इतनी बार सीएम रिकॉर्ड बनाते चले गए, क्या अब आपको लगता है कि वो सुनील तटकरे, वो प्रफुल्ल पटेल या सुनेत्रा, अब वो सारी चीज़ें मेंटेन कर पाएंगी? देखिए, कोई भी किसी व्यक्तित्व का
समरूप तो हो सकता है, अनुरूप कोई नहीं होता। इसलिए मान के चलिए कि दुनिया चलती रहती है, लोग जाते हैं, हमें नए संदर्भों में चीज़ों को देखना चाहिए। ये बड़ा ही दुखद रहा जिस तरह से अजित पवार जी गए, और निश्चित रूप से एक उस पार्टी के लिए या उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, अजित पवार जी में एक क्वालिटी तो थी, हालांकि हर क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं में क्वालिटी होती है कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ बहुत काम करते हैं, वहाँ के लोगों का, तभी क्षेत्रीय पार्टियाँ टिक पाती हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 2024 के चुनाव के पहले शरद पवार ने एक बात कही थी कि धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हो गई हैं, ये अल्टीमेटली इनका विलय होगा। ये एक साथ आएंगे। याद कीजिए 2024 के पहले उन्होंने बोला था। इलेक्शन से पहले कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का नहीं, शरद पवार जी जो भी हार जीत में बहुत अब दुबले हो गए, उनका कुछ नहीं, लेकिन वो दूरगामी चीज़ों को देख रहे थे। और जो पिछले, देखिए, एक मैं बार बार कहता हूँ कि राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें खुद चुनता है। जो चुनावों के परिणाम आ रहे हैं जिस तरह से, अभी चाहे देखिए असेंबली के चुनाव रहे महाराष्ट्र में, उसके बाद नगर निगम के चुनाव, सारी चीज़ों का मैसेज क्या है? हो सकता है कि आप एक क्षेत्र में बड़े बलवान हों, लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। तो देखिए, ये शरद पवार आज इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव कर सके। बहुत बुरी तरह से उनका जो लास्ट मैसेज, चुकी है इसके पहले जो हालत उनकी हुई है निकाय चुनावों में, कुछ नहीं है। तो ये तो तमाम चुनावों के बाद ये साबित हो गया कि एनसीपी, असली एनसीपी जो रही जिसको भी रूप में है, वो अजित पवार की है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसलिए मैंने कहा कि विलय तो इसलिए उनको मैं करना है, बताऊं क्योंकि कि पार्टी तो अब वो है ही। शरद पवार भी जानते हैं कि अब वो 90 के या 2000 के वो राजनीति दौर नहीं है। अब शरद वो जान चुके हैं क्या है। तो अल्टीमेटली मेरा कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बड़े संकट का दौर आ रहा है कि वो किस छतरी के नीचे जाएं ताकि थोड़ा लंबा चल सके। आगे क्या होगा पता नहीं है। तो एनसीपी अजित पवार गुट के लिए जो स्थिति है, इस रिजल्ट के बाद बीजेपी के अलावा उनको कोई और, मतलब वही जो भी है एनडीए समझ लीजिए या जो नाम दिया है वहाँ का, उसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। और चूंकि जो उनके फैमिली के लॉयल लोग वो भी जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां किसी बड़े राजनीतिक आइडियोलॉजी के बजाय वो एक व्यक्ति के उसके काम धाम पर इसके नाते चलती हैं। अजित पवार वहाँ थे, तो उनमें भी ये है जो कांग्रेस में था कि हर नेता बनना चाहता है कांग्रेस का अध्यक्ष, लेकिन जब तक गांधी परिवार है तब तक ठीक है, गांधी परिवार नहीं तो मैं क्यों नहीं। इसी कारण कांग्रेस के डिवीजन हुए। याद है आपको जब अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी लोग निकले थे, जैसे ही नरसिम्हा राव का नाम आया तो तू कौन भाई, मैं क्यों नहीं। तो गांधी परिवार हो तो सब ठीक है। वही हालत अजित पवार की लेगेसी का है। इसलिए शरद पवार जी कुछ कर नहीं पाएंगे। उनका जो अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि परिवार में फिर एक कोशिश होगी आ जाए और एनसीपी एक ही हो जाएगी, एक ही है और वो रहेगी अजित पवार वाले गुट के साथ ही। शरद पवार जी का अब एक ही है, सुप्रिया सुले को कैसे क्या करें वो कहीं ना कहीं, और वो जो होगा वो फडणवीस के लेवल पर नहीं होगा, वो मोदी जी के लेवल पर होगा, जो बहुत दिनों से चाह रहे हैं। सोशल के बहुत सारे अभी मैं देख रही थी उसमें कि बूढ़ा शेर हुआ है, शिकार करना नहीं छोड़ा है, और साथ में शरद पवार की फोटो लगी हुई है। तो जैसा कि पूर्णिमा जी इंगित कर रही थी कि क्या वाकई में वो बूढ़ा शेर फडणवीस के लिए नुकसानदेह दिख रहा है, इसलिए शायद उसे किनारे करने की तैयारी है। और देखिए, बूढ़े शेर की बड़ी पुरानी कहानी है कि एक शेर बूढ़ा होके शिकार नहीं कर पाता था तो एक कंगन उसको मिल गया था सोने का, तो कंगन लेकर बैठ जाता था कि भाई आओ तुमको मैं दान दूंगा एक कंगन, और कोई ना कोई फंस जाता था कंगन के चक्कर में। तो वो कंगन क्या शरद पवार जी के पास है, तो वो देखना, वो कंगन तो सत्ता का कंगन होता है ना, वो कंगन उनके पास नहीं है। और कमोबेश शुक्ला जी ने या समीर जी ने या रामपाल जी ने जो कहा, मैं भी उससे सहमत हूँ कि एनसीपी के जो दोनों धड़े हैं, देर सवेरे उनका मर्जर होना तय है, और तय होने के बाद अब कोई विचार की राजनीति नहीं हो रही है इस देश में। अब सिर्फ बाजार की राजनीति, यानी डील कहाँ अच्छी मिले
वो है, वो डील देने की ताकत और क्षमता एनडीए के पास है, क्योंकि पावर में वो है, केंद्र में, प्रदेश में और बीएमसी में, सब जगह पावर में है। तो वो, और दूसरा क्या है, बीजेपी को भी सूट करेगा कि शरद पवार आ जाएं, तो उनकी नीतीश कुमार और नायडू पर निर्भरता भी थोड़ी कम होगी। 7-8 सांसद तो इनके भी है ना, शरद पवार के, तो रहेंगे वो एनसीपी के 9 हो जाएंगे मिल करके, 8 और 9 सुनेत्रा उनको मिला करके, जो तटकरे, सुनील तटकरे को मिला करके, तो वो एक मजबूती मिलेगी केंद्र में। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब ये कैसे होता है, कब होता है, ये एक समय, लेकिन महत्वपूर्ण बात इससे ज़्यादा, ये तो एक मतलब सब लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, सब मानते हैं। असली चीज़ है कि महाराष्ट्र की मराठा पॉलिटिक्स का अब क्या होगा। वो मराठा पॉलिटिक्स जो है उसको लीड कौन करेगा। देखिए, मराठा वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था लंबे समय से, यशवंतराव चौहान जी के ज़माने से, और शंकरराव चौहान, शरद पवार, लगातार मराठा नेता एक से एक बढ़ के, और विलासराव देशमुख तक मराठा नेताओं की विलासराव लंबी कतार देशमुख तक रही रहा। है। हाँ। विलासराव देशमुख शरद पवार के बाद अगर दूसरे बड़े नेता थे, शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी थी, तो विलासराव देशमुख ने उसको भरा था, उस गैप को, और वो बड़े नेता थे, इसीलिए कांग्रेस को सफलता मिली थी। लेकिन विलासराव की अचानक मृत्यु हो गई बीमारी से, उसके बाद वो वैक्यूम हो गया। अब मराठा पॉलिटिक्स 3-4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक शरद पवार के साथ एक एकनाथ शिंदे भी क्लेम कर रहे हैं, कुछ बीजेपी के भी अंदर जो मराठा नेता थे उन्होंने भी जगह जगह अपना डेंट मारा है, नारायण राणे, ये सारे लोग, शिवसेना के पास एक बड़ा चंग मराठा पॉलिटिक्स का रहा है। अब मराठा पॉलिटिक्स किधर जाएगी, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, महाराष्ट्र में अपोजिशन का स्पेस कौन लेगा। लोकतंत्र में अपोजिशन भी जरूरी है, नहीं, जरूरी तो है, वो उभरता भी है। ऐसा नहीं है कि अब आप मान लीजिए 415 सीटें राजीव गांधी की आ गई थी, लग रहा था पूरा साफ हो गया, पूरा मुल्क बचा ही नहीं कुछ भी, लेकिन अपोजिशन निकला ना, और उस ऐसा निकला कि 89 में जो है वो सरकारें चली गई। तो अब महाराष्ट्र में भले आज बीजेपी या एनडीए का वर्चस्व दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन जब जन समस्याएं, जनता के सवाल बुनियादी, उन पर बात करने के लिए अपोजिशन का स्पेस कौन लेगा। अजीत पवार के जाने के बाद, अजीत पवार जो ये चर्चा है कि वो मर्जर के साथ साथ एक है कि वो एनडीए से अलग होके आना चाहते हैं, इस तरह की बातें चल रही, भगवान जाने कितनी सच है। ममता और अखिलेश 2 ही लोग कह रहे हैं। ममता अखिलेश भी कह रहे हैं, और कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी इस बात को, महाराष्ट्र के लोगों ने कहा है। लेकिन वो तो अजीत पवार चले गए, उनके साथ वो कहानी चली गई। लेकिन अब उस अपोजिशन के स्पेस को भरने की ताकत किसमें है। मुझे लगता है कि शायद या तो कांग्रेस भरे उसको, लेकिन उसके पास कोई नेता इस वक्त मुकम्मल प्रदेश का है नहीं जो मराठा पॉलिटिक्स को एड्रेस कर सके। पृथ्वीराज चौहान हैं, लेकिन उनमें वो ताकत, वो क्षमता नहीं दिखती। वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भले आदमी हैं, ईमानदार हैं, कोई आरोप नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो मास पॉलिटिक्स का उनको कोई अनुभव नहीं है। और वो शायद महाराष्ट्र से ज़्यादा उनका रिश्ता तो इंदौर से रहा है, अगर जयदीप भी जानते हैं। लेकिन बाकी जो मराठा नेता थे कांग्रेस में, काफ़ी तो बीजेपी में चले गए। अब जो थोराट साहब हैं और कुछ लोग हैं, वो अभी अपने अपने जिलों के नेता तो हैं। अशोक चौहान अगर होते कांग्रेस में तो वो कुछ कर सकते थे इसको लेकर के, वो भी बीजेपी में है। तो कांग्रेस के लिए सामने भी समस्या है। शिवसेना भरेगी क्या उसको, क्या उद्धव ठाकरे, शिवसेना मतलब मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ, क्या उद्धव ठाकरे अपोजिशन का स्पेस लेंगे। वो एक फायर ब्रांड नेता हो सकते हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल करके। बीएमसी में भी उनका रिजल्ट ठीक है, सरकार नहीं बनी लेकिन कमोवेश ठीक ठाक ही रहा है, वो भरेंगे। या शरद पवार एनडीए में न जाकर के सुप्रिया सुले को आगे करेंगे कि वो दौरा करें प्रदेश का, वो एड्रेस करें, क्योंकि महिला राजनीति में महाराष्ट्र में शालिनी ताई पाटिल और प्रतिभा पाटिल के बाद कोई नहीं है, कोई उभर के आया नहीं है। क्या सुप्रिया सुले उस काम को कर सकती हैं। मतलब वो लॉन्ग टर्म राजनीति की बात हो रही है। नहीं सर, वो तो फिर रीच आउट की बहुत लंबी वो होगी, तब जाकर 4 साल तो है ना, तब जाकर वो कहीं जगह बना पाएंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हलवा में तो तश्तरी में रख के तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। अब ये तो शरद पवार जी को सोचना है कि वो एनडीए में जाकर के एनडीए के पिछलग्गू बनाते हैं सुप्रिया सुले को और अपनी पार्टी को, या अपोजिशन के स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो एनसीपी अजीत पवार के साथ गई थी, वो अजीत पवार दादा पवार के साथ गई थी, सुनेत्रा पवार के साथ नहीं गई थी। बिल्कुल ठीक है। अब अगर शरद पवार अपनी पार्टी को रिऑर्गेनाइज करें और सुप्रिया सुले को आगे करें, प्रफुल्ल पटेल मराठा नहीं है, उनके साथ कोई उनका मास वो नहीं है, तो वो सारा कैडर जो अजीत पवार के साथ गया था वो लौट सकता है शरद पवार के पास। लेकिन उसके लिए आपको लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा। क्या वो उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो एनडीए के जाएंगे, अगर तैयार होंगे तो वो एक संभावना बन सकती है। इसीलिए अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, और शरद पवार कब क्या करेंगे ये उनके अलावा कोई नहीं जानता।
विनोद जी ने कहा कि बूढ़ा शेर था, वो कंगन लेके बैठ गया था और वो सत्ता का कंगन अभी शरद पवार के पास नहीं है। प्रतीक्षा जी, राजनीति में वो सत्ता के कंगन से भी बड़ा एक होता है वोटों का कंगन, और वो वोटों का कंगन शरद पवार के पास है। नॉन बीजेपी स्पेस जो भी है उसमें शरद पवार की बहुत बड़ी भूमिका है, उनकी राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर आज नहीं तो कल एनसीपी दोनों फैक्शन मिलते हैं तो वो बहुत बड़ा ऑपोजिशन स्पेस जो कि कांग्रेस खाली कर चुकी है, कांग्रेस के पास अब वो प्रेजेंस नहीं है, उनके पास नेता नहीं है बेसिकली, इसलिए वो स्पेस अब शरद पवार फैक्शन के पास आ गया है। तो क्या शरद पवार इतना बड़ा एक जो चंक ऑफ वोट्स उनके पास है उसको छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी के पिछलग्गू बनेंगे? मुझे नहीं लगता है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही वो बीजेपी में अभी उनके सपोर्ट में ना खड़े दिखाई दे, दोनों एनसीपी फैक्शन अगर विलय हो भी जाते हैं तो वो सरकार शामिल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म राजनीति वो उसी स्पेस को स्ट्रेंथन करने में लगाएंगे जो कि उनके पास अभी है। कांग्रेस के पास नेता तो नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन वोट आज भी है कांग्रेस के पास। आप लोकसभा चुनाव में देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन। नहीं तो वो एनसीपी जब अलग रहेगी बीजेपी से तभी वो दोनों जुड़ पाएंगे ना, तभी वो दोनों जुड़ पाएंगे। नहीं, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं। ये दूसरी बात कर जी। लोकसभा चुनाव में तो मिलकर लड़े थे, लेकिन बीएमसी में भी जितना मतलब कांग्रेस नकारात्मक तरीके से लड़ी ही नहीं है। हाँ। उसके बावजूद 24-25 सीटें आ गई। 24 सीट। या 2019 का जो लोग विधानसभा चुनाव था उसमें भी कांग्रेस को मैं तो खुद ने कवर किया था, कहीं एक झंडा नहीं मिला मुझे, फिर भी उनकी 44-45 सीटें आ गई थी। तो वोट है कांग्रेस का, नेता नहीं और संगठन नहीं है। वही समस्या कर रहा हूँ कि देखिए, जैसा शरद पवार ने खुद ही कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां, तो महाराष्ट्र में भी यही होगा, आइदर एनडीए और यूपीए, या तो कांग्रेस में देर सबेर कहीं ना कहीं छाता तलाश वो भले ही ठीक अपनी आइडेंटिटी अलग बनाए रखें, लेकिन ये ही दो मिलकर के रहेंगे। निकाय चुनाव खत्म हुआ तो लगा कि अब थोड़ा महाराष्ट्र पर चर्चा थोड़े दिन नहीं करेंगे, लेकिन अजीत पवार के दुखद निधन के बाद हम फिर ये सब बात करने लगे। जो बातें निकल कर आई, मैं जितना समझ पा रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीपी की राहें इतनी आसान है नहीं जितना स्मूथ सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, और 4 साल आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव और इतनी ज़्यादा टूट और लड़ाई झगड़े एनसीपी देखने वाली है, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप महाराष्ट्र की सियासत को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? और बार बार शरद पवार का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बार फिर वो धुरी की तरह दिखाई पड़ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। शरद पवार का स्टैंड, एनसीपी, सुनेत्रा और प्रफुल्ल पटेल और उनकी जो पूरी टीम है, वो क्या एनसीपी को उस तरीके से ले जा पाएगी? ये दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा कि सत्ता के रनवे पे तेजी से दौड़ने वाला अजीत पवार जैसे ताकतवर नेता का विमान जो एक ऊंची उड़ान के लिए बस तैयार ही था, वो बारामती की उसी हवाई पट्टी पर धराशायी हुआ जहां से वो राजनीति में आए। सब कुछ था जहां। और ये इतना सिंबॉलिक और इतना प्रतीकात्मक है कि इसे दुर्योग संयोग जो भी कहिए बड़ा चौंकाने वाला है। ये दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी हो सकता था अगर लिखा भी था, लेकिन उसी बारामती, और वो अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री वाले रनवे पर लंबा दौड़ रहे थे और उनको लग रहा था कि आगे इस रनवे से टेक ऑफ करके शायद वो उस पद को भी पालें जिसकी आकांक्षा उनके मन में, और इसी वजह से वो शरद पवार की बार बार पाला बदलने वाली राजनीति से उकता कर ही अलग हुए थे, तरफ गए थे। हाँ। अब जो स्थिति पनपी है उसमें जितना लंबा रनवे अजीत पवार के पास था उतना शरद पवार के पास नहीं है। शरद पवार एक समय में मराठा योद्धा, मराठा नेता और शेर जरूर थे, अब वो हाथी की भूमिका में है, और हाथी तो मरा भी हो तो 1.25 लाख का होता है, तो उनकी महत्व बना हुआ है लेकिन शक्ति नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या सुनेत्रा पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं में वो नेतृत्व क्षमता है, क्योंकि भारत में कुछ भी कर लीजिए, राजनीति जो है व्यक्ति से और चेहरे से चलती है। सामने चेहरा नहीं होगा तो लोग प्रेरित नहीं होते, लोग वोट देने को तैयार हैं, बिल्कुल सही कहा विनोद जी ने, लेकिन वोट लेने वाला तो तैयार हो, नेता नहीं। तो वो जगह जो एनडीए बन जाने के बाद भी, हिंदू वोट बैंक के कंसोलिडेशन के बाद भी खाली है, उस जगह को भरने वाला कोई चाहिए। और अजीत पवार को ये जगह समझ में आती थी, लेकिन शरद पवार को एक अलग तरह की अवसरवादी राजनीति लुभा रही थी। लेकिन उन अजीत पवार के पास प्रफुल्ल पटेल और उसके जैसे और 2-4 नेता थे जो उनकी इस महत्वाकांक्षा को हवा दे रहे थे। जैसे संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा को हवा दी कि इनके साथ मत चिपके रहो, भले कांग्रेस के साथ बनाओ पर मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। तो ऐसा संजय राउत, ऐसा प्रफुल्ल पटेल हर एक को चाहिए। अगर प्रफुल्ल पटेल की वही महत्वाकांक्षाएं आज भी सुनेत्रा पवार और बाकी सबको लामबंद करके
इस टूटे हुए धड़े को जोड़कर रखेंगी तो ये धड़ा अलग ही रहेगा। और बड़े दुखी मन से शरद पवार का बयान आया है कि 12 फरवरी तक शायद घोषणा भी हो जाती है और वो एक करना चाहते थे, लेकिन अब तो वो कुछ हो नहीं सकता, व्हाट इफ होता नहीं है। लेकिन हाँ, एनसीपी का भविष्य अब सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो बचे हुए नेता हैं इनमें संगठन क्षमता कितनी है। जैसे शिवसेना से टूटकर राज ठाकरे ने मनसे बना ली, कल को राज ठाकरे नहीं होंगे, क्या मनसे जैसी कोई चीज चल सकती है? कोई दूसरी पंक्ति का नेता हो जो भाग दौड़ कर रहा हो, और खुद राज ठाकरे भी संगठन क्षमता के स्तर पर उसको पनपा नहीं पाए, क्योंकि पार्टी चलाना, पार्टी को पनपाना, उसके फाइनेंसेस को संभालना, संगठन में पद कायम करना, उसका पूरा संगठन के ढांचे को लगातार ईंधन देते रहना जिससे वो चलता रहे, ये कोई आसान काम नहीं है। तो वो अब परीक्षा तो ये है कि संगठन क्षमता बचे हुए नेताओं में कितनी है, और जो लोग अजीत पवार को उस महत्वाकांक्षा का वो दिखाकर, सब्जबाग दिखाकर वहां से निकाल कर ले गए थे और वो हुआ भी, उनको मिला पावर वापस, वो लोग अपनी उस महत्वाकांक्षा को किस हद तक ले जाएंगे, संगठन को क्या अपने स्वयं के अस्तित्व पर जिंदा रख पाएंगे, या तो फिर वो तो परिणति है ही कि दोनों धड़े मिलेंगे, और दोनों धड़े मिलने के बाद वो एनडीए के साथ मिलेंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात आई कि देवेंद्र फडणवीस ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसमें देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को दिक्कत होती है और इसीलिए शायद आनंद फानन में तो ये वापिस शपथ ग्रहण वाला पूरा मामला करवा दिया। महाराष्ट्र एक बार फिर सुर्खियों में है, और अजीत पवार के दुखद निधन के बाद जिस तरीके से एनसीपी के भीतर का घटनाक्रम दिख रहा है, उससे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भी पूरी तरह से प्रभावित होती दिख रही है। फिलहाल सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी है, डिप्टी सीएम की शपथ ले रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी को बचाए रखना, अजीत पवार वाली एनसीपी को बचा कर रखना अब इस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और शरद पवार का इसमें क्या रोल होगा ये देखना सबसे दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।